हेलो स्टूडेंट, मैं अश्विनी मेहरा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें इसके क्वेश्चन आते नहीं हैं, स्पेशली जैसे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट और भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, इवन लैट या किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो ये टॉपिक हमें ज़रूर देखने को मिलता है। मतलब एक बार अगर इसको हम पढ़ेंगे तो फिर इस टॉपिक के जो कंसेप्ट है वो हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम में काम में आते हैं। तो कुछ चीज़ें तो फैक्ट बेस्ड होती है जो हम देख लेंगे, राष्ट्रीय की शुरुआत किसने किया, क्या किसने दिया, और मेन बात जो होगी उसकी कंसेप्ट पर होगी। एक बार कंसेप्ट नेशनल इनकम में हमें समझ में आ जाते हैं, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी, एनएनपी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में एक बार हम समझ लें अगर, तो फिर ये चैप्टर हमारे लिए आसान हो सकता है। तो हम देखते हैं, देखो सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में एक अपन शुरुआत करके देखें कि सबसे पहले जैसे इसके बारे में अपन को किसने बताया, क्या था इसके बारे में, थोड़ा सा अपन इसकी स्टडी करें अगर। तो देखो जैसे अब आज अपना जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम की अगर बात की जाए तो वैसे इसकी शुरुआत जो है जैसे 17वीं शताब्दी से इसके ऊपर जो है रिसर्च करना या अध्ययन करने की जो शुरुआत है वो कर दी थी। 17वीं शताब्दी में जो विलियम पैटी और बायल गिलबर्ट जो थे, उन्होंने इस पर राष्ट्रीय आय की गणना की जो है शुरुआत कर दी थी, या सबसे पहले उन्होंने काम करना जो है स्टार्ट कर दिया था। और जो विलियम पैटी थे उन्होंने उस समय एक किताब भी लिखी थी, और वो जो बुक लिखी थी विलियम पैटी ने, वहाँ पर इन्होंने एक राष्ट्रीय आय की परिभाषा भी दे दी थी कि विलियम पैटी के हिसाब से राष्ट्रीय आय जो होती है वो एक देश के अंदर जितने भी श्रमिक हैं, एक देश के अंदर जितने भी श्रमिक हैं उनके द्वारा जितना भी उत्पादित माल है, एक वर्ष के अंदर एक देश के अंदर जितने श्रमिक रहते हैं उनके द्वारा जितना भी माल उत्पादित किया जा रहा है उनका अगर अपन मूल्य निकाल लेते हैं तो वह राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो विलियम पैटी ने अपनी बुक के अंदर राष्ट्रीय आय की एक सामान्य सी परिभाषा भी दे दी थी कि भैया एक वर्ष के अंदर किसी भी देश के श्रमिक जितने अंतिम माल का उत्पादन करते हैं उनका अगर अपन मूल्य निकाल लेते हैं राष्ट्रीय आय आ जाती है इस प्रकार से। लेकिन उसके बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अगर बात अपन करते हैं तो जो साइमन कुजनेटस, ये साइमन कुजनेट्स की अगर अपन बात करते हैं तो इन्होंने फिर जो है बहुत अच्छा काम किया राष्ट्रीय आय की प्रणाली के ऊपर, राष्ट्रीय आय की गणना के ऊपर। तो साइमन कुजनेट्स का नाम आपको याद रखना होगा कि ये वह व्यक्ति हैं साइमन कुजनेट्स जिनको नोबेल पुरस्कार भी जो है वो मिला हुआ है। तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला। साइमन कुजनेट्स ने काफ़ी अच्छा काम किया, कुछ वैज्ञानिक तकनीकें ऐसी ढूंढी, या अपन कह सकते हैं गणितीय रूप से राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जा सकती है, इसका काफ़ी अध्ययन जो है वो साइमन कुजनेट्स ने किया था। अब वैसे एक बात आती है कि राष्ट्रीय आय जो प्रणाली है इसका जनक किसे कहा जाता है, ये अलग अलग जगह पर थोड़ा चलता है। कोई जनक कहते हैं रिचर्ड स्टोन है, उनको राष्ट्रीय आय प्रणाली का जनक कहा जाता है। कोई कहते हैं जो ग्रेगरी किंग है उनको राष्ट्रीय आय का जो है जनक कहा जाता है। तो थोड़ा बहुत बुक वराई भी करता है, पर ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भैया जैसे राष्ट्रीय आय का जनक जो है किसे कहते हैं। तो भारत की अगर बात की जाए देखो, तो भारत में जो वी के आर वी जो राव थे, इन्होंने सर्वप्रथम भारत में वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों की खोज की थी। वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से अपन कह सकते हैं जो राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाएगी उसकी जो शुरुआत थी वी राव ने भारत में की। इसलिए इनको राष्ट्रीय आय प्रणाली जो है, राष्ट्रीय आय जो प्रणाली है उसका इन्हें जनक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है आपका वी राव की अगर बात की जाए कि इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड जो होता है गणितीय तरीके से किस प्रकार राष्ट्रीय आय की हम गणना कर सके उसकी खोज की थी। इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय जो लेखा प्रणाली है उसका इन्हें जनक जो है वो वी आर राव को जो है वो कहा जाता है। और इसके साथ अगर आए कि भारत में सबसे पहले प्रथम प्रयास किसने किए थे भैया राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, तो वो थे भैया दादा भाई
नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी वो थे जिन्होंने भारत के अंदर सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो है वो प्रयास किया, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो है उनकी शुरुआत की थी। तो अपन देखें, अपने हिस्टोरिकली अगर देखें तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपकी स्लाइड में डाल रखी है कि राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का जो विकास है, देखो वो 17वीं शताब्दी में ही शुरू हो चुका था और इंग्लैंड के जो सर विलियम पैटी हैं और बॉयल गिलबर्ट जो हैं, इनके द्वारा इस पर काम करना की शुरुआत हो चुकी थी। सर विलियम पेटी ने देखो बुक भी लिखी थी पॉलिटिकल अर्थमैटिक करके, और उस पॉलिटिकल अर्थमैटिक में लिखा था कि एक देश की देखो राष्ट्रीय आय एक वर्ष में जो उसके श्रमिक हैं उनके द्वारा उत्पादित जो मूल्य है उनका कुल योग जो है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। जैसे इनके अनुसार भारत है, भारत में जितने भी श्रमिक काम करते हैं जो भारत के हैं वो जितना उत्पादन करते हैं, आप वर्ष के अंत में उनके उत्पादित माल का मूल्य निकाल दो। मूल्य निकालने का एक ही तरीका होता है, उत्पादन की जो इकाइयाँ हैं उत्पादन की इकाइयों को उनके मूल्य से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जो जितना भी उत्पादन है उसका मूल्य आ जाएगा। जैसे मान लो आज 5 टन गेहूं का उत्पादन हुआ है और 1 टन गेहूं का मूल्य मान लो 100 रुपये है, तो 100 × 5 कर दिया तो 500 रुपये उसका मूल्य आ गया, उत्पादित मूल्य आ गया। तो ये उत्पादित मूल्य निकालने का एक तरीका है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में भी इस विषय के विकास के प्रयास किए गए और 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड, फ्रांस और काफ़ी देशों में जो है इस प्रणाली के विकास पर काम किया गया। तो हर जगह पर इस पर काम किया जा रहा था क्योंकि राष्ट्रीय आय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा होती है किसी भी देश के लिए, इसकी गणना करना, और क्योंकि दूसरे देशों के साथ आप तुलना कर सकते हैं कि उनका विकास कितना हो रहा है, हमारा कितना हो रहा है, हम अपने देश की आर्थिक वृद्धि निकाल सकते हैं कि पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है। तो एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी ये। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली जो है का विकास किया था, जिसके लिए उन्हें 1971 में जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये प्रश्न आ सकता है कि भैया ऐसे कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्हें राष्ट्रीय लेखा प्रणाली हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साइमन कुजनेट्स हैं। चाहते तो मैं ऐसे क्वेश्चन बना सकता हूँ, ऐसे स्लाइड अपन डाल सकते हैं, पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद है तो ये आपको वर्कशीट्स के अंदर मिल जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे हमारी तरफ से। तो ये आपको ध्यान रखने क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के कि सर्वप्रथम भैया नोबेल पुरस्कार किसको मिला राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के लिए? तो आप लगाएंगे साइमन कुजनेट्स को मिला था। ऐसे फिर जैसे यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या विश्व बैंक है, ये विभिन्न संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर जो आती हैं, इन्होंने भी लेखा प्रणाली जो है राष्ट्रीय आय की एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए निरंतर ये भी काम कर रहे थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1960 ईस्वी तक विभिन्न देशों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जो है वो विकास किया। तो इस प्रकार से लगातार देखो इसमें शुरुआत हो रही थी। अगर अपन भारत की बात करते हैं तो भारत में देखो 1931-32 में VKRV राव जो थे उन्होंने सर्वप्रथम किस तरीके से वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक मेथड से जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का इन्होंने प्रतिपादन किया था और इसी कारण राव को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है, तो बहुत आता है, ये ध्यान रखना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का जो है जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा VKRV राव, आपको आंसर लगाना है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास देखो भारत में किसने किया था? वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1863 में इन्होंने किताब लिखी थी और उस समय बताया था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये जो है इन्होंने बताई थी। तो ये 20 रुपये उन्होंने उस समय सोचो 1863 के अंदर जो आय बताई थी भारत के व्यक्तियों की। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का जो प्रयास था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1863 में किया गया था। उन्होंने बुक भी लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और वहाँ पर इन्होंने प्रति व्यक्ति जो आय है वो 20 रुपये के करीब जो है वो बताई थी। उसके बाद में एक चीज़ और है कि जो प्रोफेसर PC महालनोबिस है, जिनको हम प्रशांत चंद्र महालनोबिस बोलते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। तो स्वतंत्रता के पश्चात जैसे ही भारत सरकार ने वर्ष 1949 में प्रोफेसर महालनोबिस की कमेटी बनाई, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति जो है उसका गठन किया गया था और इसी समिति की अनुशंसा पर मतलब रिकमेंडेशन पर एक लेखा प्रणाली संरचना का निर्माण हुआ, यानी CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है उसकी जो है वो स्थापना की गई थी। तो ये जो था 2 मई 1950 के अंदर जो है वो CSO की जो है वो स्थापना कर दी गई थी।
1951 के अंदर कर दी गई। तो वर्ष 1951 में देखो स्थापना की घोषणा के बाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने अप्रैल 1955 से फिर अपना जो कार्यभार है वो संभाल लिया था, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना जैसे आपको पता 1951 1951 से स्टार्ट हो गई थी। 1950 में आपने देखा होगा कि भारत की जो योजना आएगी उसकी स्थापना हो चुकी थी। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने जो है सीएसओ की स्थापना की, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 के अंदर फिर आनी थी, जिसकी शुरुआत हुई, वो पूरी औद्योगिकरण के विकास पे थी, और मॉडल भी प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने ही दिया था। तो वहाँ पर सीएसओ ने अपना बहुत जोर शोर से काम करने की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि मतलब आज भारत है, अगर भारत की बात की जाए कि भारत के अंदर राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है उसके लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है, ध्यान रखना। तो उसके लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, जो अपना सांख्यिकी केंद्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है, जिसकी स्थापना 1951 के अंदर, ठीक है, 2 मई 1951 के अंदर इस संस्था की स्थापना की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो संस्था है जिसके द्वारा भारत के अंदर राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है, ध्यान रखना, वो इसी के द्वारा की जाती है, सीएसओ। हालांकि इसके साथ एक संस्था और है जो इसके साथ मिलकर काम करती है, एनएसएसओ, जिसके अपन बात करेंगे। तो ये दोनों वैसे मॉस्पी के अंदर काम करती है। जैसे भारत में एक संगठन है जिसका नाम है मॉस्पी, जिसको एक अपन बात बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय है किसका? सांख्यिकी और प्रोग्राम यानी जो योजना क्रियान्वयन मंत्रालय आपका मॉस्पी जो है, ये ध्यान रखना, इसके अंदर ये दोनों संस्थाएं काम करती हैं आपकी, सीएसओ और एनएसएसओ। सीएसओ और एनएसएसओ, इसकी जहाँ स्थापना 1950 के अंदर हुई और 1951 के अंदर जो है वो सीएसओ की स्थापना हुई। तो सीएसओ और एनएसएसओ दोनों जो संस्थाएं वो मॉस्पी यानी जो मंत्रालय है अपना, कौन सा मंत्रालय? सांख्यिकी और जो प्रोग्राम, जो योजनाएं जो लगाता है या इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है, उस मंत्रालय के अंदर ये दोनों काम करते हैं। कई बार आ भी सकता है प्रश्न, आया हुआ भी है कि सीएसओ है वो किसके अंडर में काम करता है? तो जो हमारा मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो इसके अंदर सीएसओ और एनएसएसओ दोनों जो संस्था हैं वो इसके अंतर्गत जो है वो काम करती है। सीएसओ की स्थापना 2 मई 1951 के अंदर हुआ था और एनएसएसओ की जो स्थापना है वो 1950 के अंदर हुई थी। तो मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय की गणना का जो है वो सीएसओ के द्वारा किया जाता है, मॉस्पी जो है वो उनसे करवाती है। एक हेल्पिंग हैंड, एक सहायक के तौर पर जो एनएसएसओ उसके इस कार्य में सहायता जो है वो करता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सीएसओ पर प्रश्न बहुत आता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो सीएसओ। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस देखो, फिर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के योगदान को देखते हुए 29 जून की अगर बात की जाए, पीसी महालनोबिस का जो जन्म दिवस है 29 जून, उस दिन फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल डे यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी जो दिवस है, ध्यान रखना, वो बनाया जाता है। तो कई बार ये भी आता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो किस अर्थशास्त्री या किस वैज्ञानिक के आधार पर बनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस जो है उनका जन्म दिवस आता है 29 जून को, और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ध्यान रखना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो बनाया जाता है। और 2005 में रंगराजन, जो सी रंगराजन की अध्यक्षता थी, उसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी ध्यान रखना आयोग जो है यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल जो कमीशन है, ध्यान रखना, उसका निर्माण किया गया था। और एनएससी जो था, नेशनल स्टैटिस्टिकल जो कमीशन था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत की जो सांख्यिकी प्रणाली है, जो भी नेशनल अकाउंटिंग अपने मेथड्स जो खोजे हैं, उनके अंदर अगर कोई भी कमियां हैं, विसंगतियां हैं, तो उन्हें दूर करना। क्योंकि भारत ये चाहता है कि भारत जो लेखा प्रणाली यूज़ कर रहा है, ध्यान रखना, वो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो लेखा प्रणाली है उन्हीं को ध्यान में रख के उसको मैच करते हुए जो बनाई जाती है। तो जो यूनाइटेड नेशन ने अगर बात की जाए, यूएन ने जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो लेखा प्रणाली बना रखी है, भारत उसी लेखा प्रणाली का ध्यान रखना उपयोग करता है। तो किसी प्रकार की विसंगति अगर है लेखा प्रणाली के अंदर, तो उसको दूर करने का जो काम है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। हालांकि कहते हैं 2000 के करीब इसकी स्थापना हुई थी, फिर 2005 में इसको पूर्णकालिक आयोग में बदल गया था, लेकिन ज़्यादातर
जो है आंकड़े वो 2005 ही आते हैं, कि जैसे आ जाता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कब बना, ज़्यादातर 2005 ही आ रहा है, इसलिए मैंने दोनों तरफ 2005 ही रखा है ताकि आप आंकड़ों में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। और हर जगह आंकड़ों को लेकर इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, तो अपन जो ऑप्शन है, विकल्प है, उसके हिसाब से अपन बेहतर चले जाते हैं। लेकिन जो भी बेटर रिसर्च बेस्ड है अपने आंकड़े, मतलब ये आप फॉलो करना है आपको एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय आय, अब देखो नेशनल इनकम की हम बात करते हैं, जैसे ठीक है हम इस कंसेप्ट पर आ चुके हैं कि राष्ट्रीय आय क्या, थोड़ा हम हिस्टोरिकली हमने बातें की हैं। जो ध्यान रखना कि 17वीं शताब्दी में ध्यान रखना, विलियम पैटी ने और जो बॉयल गिलबर्ट थे, उन्होंने राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। और वहाँ पर एक विलियम पैटी ने बुक भी लिखा, और उस बुक के अंदर उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक देश के अंदर जो मजदूर हैं उनके द्वारा उत्पादित कुल उत्पादन का मूल्य अगर अपन निकाल लेते हैं तो राष्ट्रीय आय आ जाती है। और उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में साइमन कुजनेट्स है, जैसे उन्होंने काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च की लेखा प्रणाली के अंदर राष्ट्रीय आय की, तो उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया। फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, उन्होंने कई प्रकार के सुधार किए। लेकिन उसके बाद अगर अपन बात करें भारत के लिए, तो VKRV राव, उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली की गणना करने की विधियां दी, और इसके लिए उनको राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक जो है वो भी कहा जाता है। हालांकि कई बार आप लोग देखेंगे लिखा होगा कि कौन फादर है, कौन जनक है राष्ट्रीय आय का या राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का, तो आप लोगों को ध्यान रखना वहाँ पर रिचर्ड स्टोन का नाम भी मिल सकता है, वहाँ पर आपको ग्रेगरी किंग का नाम भी मिल सकता है। पर ज़्यादातर हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का जनक, तो भारत के जो अपन कह सकते हैं कि लेखा प्रणाली के जो जनक हैं वो हमारे लिए कौन रहते हैं, VKRV राव रहते हैं। और वैसे भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किया जाए, प्रयास किसने किए थे, तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के जो सर्वप्रथम प्रयास जो किए गए थे वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किए गए थे। उन्होंने बुक भी लिखी थी, अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल के बारे में एक बुक लिखा था, जिसमें आपने देखा उन्होंने प्रति व्यक्ति जो आय है भारत के अंदर वो 20 रुपये के करीब बताई थी। तो ये आप डायरेक्ट याद रखें आंकड़े, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मेरी प्रैक्टिस जो शीट है उसके अंदर मिलेंगे, जिनको आप कर सकते हैं। अब राष्ट्रीय नेशनल इनकम की हम बात करते हैं कि ये कंसेप्ट क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। देखो राष्ट्रीय आय की अगर बात की जाए तो कुछ बेसिक बातें जो है वो हमें आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम की अगर बात करें तो। जैसे अगर मैं किसी भी सामान्य विद्यार्थी से या सामान्य व्यक्ति से अगर ये प्रश्न पूछ लूं क्या राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो वो थोड़ा सोचेगा, अगर दिमाग वाला बंदा है तो वो बोलेगा कि सर एक काम कर सकते हैं ना अपन, क्या काम कर सकते हैं भाई, कि देश में सर जितने भी व्यक्ति हैं या कंपनियां हैं, अगर हम उनकी आय को जोड़ लें तो सर हमारे पास राष्ट्रीय आय आ जाएगी। तो ऐसी जो भी भारत की कंपनी है या जो लोग भारत के हैं, अगर उनके द्वारा जितनी भी आय है, जितनी आय कमाई जा रही है, अगर हम समस्त लोगों की आय को जोड़ देते हैं भैया, क्योंकि कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन ही होता है, व्यक्ति है, तो कंपनी हो गया, लोग हो गए, उनकी आय को अगर हम जोड़ दें तो सर हमारे पास राष्ट्रीय आ जाएगी। उसका सोचना गलत नहीं है। एक लेमैन, एक सामान्य व्यक्ति तो ये सोचेगा कि राष्ट्रीय की आय निकालनी है तो राष्ट्रीय की व्यक्ति और कंपनियों की आय जोड़ दो, लेकिन ये परिभाषा जो है ध्यान रखना वो तकनीकी तौर पर गलत हो जाती है। इसके पीछे एक रीजन होता है, इसके पीछे एक कारण होता है। देखो वो कारण क्या होता है कि आय जो होती है वो दो प्रकार की होती है। आय को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो आय होती है उसको तो हम बोलते हैं हस्तांतरण आय, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। दूसरी जो आय होती है उसको अपन बोलते हैं साधन या कारक आय भी लिखा हुआ आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। दो तरह की आय होती है, हस्तांतरण आय होती है और साधन और कारक आय होती है। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या होता है, क्या मतलब है इनका? तो देखो जो हस्तांतरण आय होती है ना, जो हस्तांतरण आय होती है इसकी खास बात क्या होती है हस्तांतरण आय की, ये अनअर्न इनकम होती है। अनअर्न इनकम यानी गैर कमाई की आय होती है। ऐसी आय जो मैंने कमाई नहीं है, अनअर्न इनकम है, ऐसी आय जो मैंने
कमाई नहीं है, फिर भी मुझे वो पैसा मिल रहा है। अच्छा, ऐसा कौन सा पैसा होता है सर जो नहीं कमाया फिर भी हमको मिल रहा है? जैसे कि छात्रवृत्ति है, किसी विद्यार्थी को मान लो सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति मिल रही है तो उसके द्वारा कमाई नहीं गई है। जैसे सरकार विधवा पेंशन दे रही है तो वो उसके द्वारा कमाई गई नहीं है। जैसे सरकार बेरोजगारी भत्ते दे रही है अगर लोगों को, तो वो उसके द्वारा कमाया नहीं गया है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो गई तो वो उसके द्वारा कमाया गया नहीं है। और अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस के समय में सरकार ने बहुत सारे पैसे लोगों के खाते में डाले उनकी आर्थिक मदद करने के लिए। तो क्या लोगों ने वो कमाए हैं? क्या घर बैठे उन्हें पैसा मिल रहा है? ये लॉकडाउन है, घर बैठे तो सरकार उन्हें पैसा दे रही है। तो ये पैसा जो उन्हें बिना कमाए मिल रहा है, बिना किसी चीज का उत्पादन किए मिल रहा है। देखो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, इसका मतलब मैं आपको सेवाएं दे रहा हूं। मैं आपको पढ़ाकर सेवा दे रहा हूं अपनी, और सेवाएं दे रहा हूं तो आप मुझे उसके बदले में पैसा देते हो। तो या तो व्यक्ति किसी उत्पाद का उत्पादन करे या किसी सेवा का उत्पादन करे या सेवा दे अगर किसी व्यक्ति को, उसके बदले में जो पैसा उसे मिलता है वो इनकम, अर्न इनकम या कमाई गई आय होती है। तो वो इनकम कहलाती है साधन या कारक आय। इसको साधन आय क्यों बोलते हैं? आप लोगों को पता होगा किसी भी चीज का उत्पादन जब किया जाता है तो उसके लिए हमें उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ती है। और उत्पादन के साधन क्या होता है आपको पता है? भूमि है, श्रम है, पूंजी है और साहसी है। तो ये भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी जो है, ध्यान रखना, ये उत्पादन के साधन होते हैं। किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए हमें इन साधनों की आवश्यकता होती है भाई। अब भूमि का अगर आप उपयोग कर रहे हो तो भूमि के ऊपर आपको किराया देना पड़ेगा जिससे आपने लैंड ले रखी है। आप श्रम का उपयोग कर रहे हो उत्पादन के लिए तो आपको उसको मजदूरी देनी पड़ेगी क्योंकि वो काम कर रहा है। आपने पूंजी का उपयोग किया उत्पादन के लिए तो उसके लिए आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा अगर आपने वो पैसा लेकर निवेश किया है जहां से। साहसी है तो उसको लाभ होगा क्योंकि वो सारी मेहनत कर रहा है इस काम को करने के लिए। तो किराया, मजदूरी, ब्याज या लाभ जो मिल रहा है उत्पादन के साधनों को, ये साधन या कारक आय कहलाती है। और ये जो आय है, देखो, ये तो अर्न इनकम है। ये इनकम कैसी है? ये है अर्न इनकम, यानी कमाई गई आय है। ये कमाई गई आय है, ये अर्न इनकम है। देखो, अर्न इनकम है, कमाई गई आय है ये। तो राष्ट्रीय आय के अंदर क्या होता है कि केवल हम उसी आय को शामिल करते हैं जिसमें आपने किसी उत्पाद या सेवा का उत्पादन किया हो, जिसको हम बोलते हैं कारक या साधन आय। राष्ट्रीय आय में देखो, मैंने क्या बोला, विलियम पैटी ने भी क्या बोला, मजदूरों के द्वारा उत्पादित कुल माल का आप मूल्य निकालें। तो मजदूरों के द्वारा उत्पादित कुल माल का मतलब मजदूरों ने जहां मेहनत की, उत्पादन किया, उसका अपन मूल्य निकालते हैं। तो राष्ट्रीय आय में आपको ध्यान रखना है क्या कि राष्ट्रीय आय के अंदर हस्तांतरण जो आय होती है उसको जोड़ा नहीं जाता है। राष्ट्रीय आय में केवल साधन या कारक आय को ही जोड़ा जाता है जो अर्न इनकम होती है, कमाई गई आय होती है। अब आप लोगों ने परिभाषा क्या दी कि भारत के सर जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी कंपनियां, उनकी आय को जोड़ लो तो राष्ट्रीय आय आ जाएगी। पर आप मुझे बताइए कि भारत के जो लोग हैं उनकी आय या इनकम में क्या केवल कमाई गई आय ही शामिल है क्या? अब भारत के लोगों को तो ये सब वो मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रही है यानी स्कॉलरशिप हो गया, विडो पेंशन यानी विधवा पेंशन हो गई, बेरोजगारी भत्ते, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन उनको मिल रही है यानी ओल्ड एज पेंशन भी उनको मिल रही है, तो ये भी तो उनकी आय में शामिल है। तो अगर मैं सभी व्यक्तियों की संपूर्ण आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरे से क्या गलती होगी कि उनकी आय में हस्तांतरण आय भी है, ट्रांसफर इनकम भी है, वो आप ऐड कर रहे हो। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आय के दो भाग होते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति है तो दो तरीकों से पैसा आ रहा है, एक तो वो कमा रहा है, वो अलग है, मजदूर जैसे मनरेगा में अपनी सेवाएं दे रहा है, वहां से पैसा मिल रहा है, और दूसरा सरकार उसको मान लो किसी योजना के तहत जो है वो पैसा दे रही है जो उसको बिना किसी काम के बदले में मिल रहा है, यानी उसकी इनकम दो तरीके से आ रही है। पर राष्ट्रीय आय में केवल वो इनकम जोड़ी जाती है जो कौन सी इनकम हो, जो केवल साधन आय हो। लेकिन व्यक्तियों की इनकम में साधन और हस्तांतरण आय दोनों होती है। तो अगर आप सभी व्यक्तियों की सारी आय को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आय में गड़बड़ी निकल करके आएगी कि आपने साधन आय के साथ, ध्यान रखना,
जो है साधन आय के साथ साथ आपने हस्तांतरण आय को भी जोड़ लिया है। तो सबसे पहले आपको साधन आय और हस्तांतरण आय के बीच में अंतर क्या होता है, जैसे इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर एक अंतर की स्लाइड जैसे बताता हूँ कि साधन आय और हस्तांतरण आय की हम बात कर रहे हैं कि दो आय होती है। तुमने मुख्य अंतर देखो क्या क्या है। सबसे पहले साधन आय देखो, इसका अभिप्राय उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन क्या होते हैं? भूमि है, श्रम है, पूंजी है, साहसी है। उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उन्हें ये आय मिलती है, यानी उत्पादन के साधन अपना योगदान देते हैं, चाहे भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो, साहसी, अपना योगदान देते हैं। उसके बदले में जो इनकम या आय उन्हें मिलेगी वो है साधन आय। और देखो इसका अभिप्राय बिना किसी उत्पादन सेवाओं को प्रदान किए प्राप्त होने वाली आय है। तो बिना किसी उत्पादन सेवा के मिल रही है। तो आप देखो छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी है, ये बिना किसी काम के बदले में मिल रहे हैं। और यह देखो किराया, मजदूरी, ब्याज लाभ है, तो ये उत्पादन की प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रकृति की बात की जाए तो देखो राष्ट्रीय आय और घरेलू आय ये दोनों में सम्मिलित होती है। आज मैं मेरी इनकम देखूंगा तो भी उसमें मेरी कमाई की इनकम आएगी, और राष्ट्रीय आय निकालूंगा तो उसमें भी कमाई गई जो इनकम है वो जोड़ते हैं। पर हस्तांतरण आय देखो ये राष्ट्रीय आय में जोड़ी नहीं जाती है, ये राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जाएगी, ये केवल घरेलू आय में, यह ना तो राष्ट्रीय आय में, सॉरी ये ना नहीं है, घरेलू आय जो होती है आप इनकम जो हाउस होल्ड की निकालेंगे, व्यक्ति की अगर जो आय निकालेंगे तो राष्ट्रीय आय में तो नहीं निकलेगी, लेकिन अगर आप घरेलू आय से मतलब खैर यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम से है। अगर डोमेस्टिक इनकम की अपन बात करते हैं जैसे कि जीडीपी है, और जैसे राष्ट्रीय आय का अपन अभी देखेंगे इसका मतलब एनएनपीएफसी होता है, अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में क्या चीज़ होती है। तो यहाँ घरेलू आय का मतलब जीडीपी है, तो वैसे मैं बताऊंगा हाँ कि जीडीपी हो और चाहे एनएनपी हो, दोनों के अंदर ही खैर ट्रांसफर पेमेंट है, इसको जोड़ा नहीं जाता है यहाँ पर क्योंकि घरेलू आय लिखा हुआ है तो इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम से होता है, ध्यान रखना। उसमें भी हम हस्तांतरण आय को नहीं जोड़ते और राष्ट्रीय आय के अंदर भी हम जो है हस्तांतरण आय को नहीं जोड़ते। इसके पीछे कारण होता है क्योंकि जीडीपी से हम नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं, ये सबसे पहले ये निकाला जाता है, उसके बाद हम यहाँ पहुंचते हैं। मैंने इसको घरेलू आय की जगह सॉरी व्यक्तिगत आय समझ लेता। जब अब व्यक्तिगत आय या व्यक्तिगत आय निकालेंगे, लोगों की पर्सनल इनकम निकालेंगे, ध्यान रखना, तो उसके अंदर हम जरूर हस्तांतरण आय को जोड़ेंगे। देखो अवधारणा ये अर्जित आय है, मैं कह रहा हूँ ये अर्न इनकम है, कमाई गई है, जबकि ये सम प्राप्ति संबंधी अवधारणा है जो आपको सरकार के द्वारा मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, लेकिन आप इसके लिए कोई योगदान नहीं दे रहे हैं। ये उत्पादन के साधनों भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि उत्पादन के साधन है ये सामान्यतः परिवार या सरकार द्वारा प्राप्त होती है। तो ये मुख्य तौर पर जो है इनके अंतर हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद में देखो ये तो एक बात हमें समझ में आई कि क्यों देश के सारे व्यक्तियों को जोड़ने के बाद जो है वो राष्ट्रीय आय हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि सब व्यक्तियों की आय में हस्तांतरण आय भी जो है वो शामिल होती है। दूसरी बात एक ये भी है, देखो जैसे हम लोग एक चीज़ तो ध्यान रखेंगे क्या कि अगर हम भारत की राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं तो हम भारत के लोगों की ही तो आय को जोड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे मान लो आज मैं भारत की राष्ट्रीय आय अगर निकाल रहा हूं तो उसके अंदर भारत के नागरिक ही होने चाहिए, भारत के नागरिकों की आय में जोड़ूंगा। अब बात यह आती है कि भारत का नागरिक किसे माना जाता है, यानी किसे हम भारत का नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे, यानी भारत का हम किसे सामान्य नागरिक माने भैया। तो देखो भारत का जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है या इसको ऑर्डिनरीली रेजिडेंट भी बोलते हैं, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि भारत का नागरिक हम उस व्यक्ति या संस्था को मानेंगे, ध्यान रखना, जो दो शर्तों का पालन करे। कौन कौन सी होगी वो दो शर्तें? सबसे पहली शर्त तो होगी कि उसको भारत में रहते हुए कम से कम 1 वर्ष का समय हो चुका हो। पहली शर्त तो है कि उसको भारत में रहते हुए कम से कम 1 वर्ष का समय जो है वो पूरा हो चुका हो, मिनिमम 1 ईयर उसका कंप्लीट हो चुका हो। और दूसरा, उसकी आर्थिक रुचि भी भारत में ही हो। अब आप बोलेंगे सर आर्थिक रुचि से क्या मतलब है भैया, आर्थिक रुचि का मतलब क्या होगा यहां पर? तो यहां पर आर्थिक रुचि से मेरा मतलब है कि जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि उत्पादन,
जैसे कि उपभोग, जैसे कि व्यय, ये तीनों गतिविधियां वो भारत में ही करना चाहता हो, तो ऐसा व्यक्ति जिसको भारत में रहते हुए कम से कम 1 वर्ष का समय पूरा हो गया हो और आर्थिक रुचि उसकी भारत में हो कि वो भारत में उत्पादन करना चाहता है, भारत में उपभोग करना चाहता है, भारत में व्यय करना चाहता है, या भारत के अंदर ही वो निवेश करना चाहता है, ये सारी गतिविधियां वो भारत में ही करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को ध्यान रखना भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर मान लो आज कोई ऐसा व्यक्ति है, देखो, जो भारत में आया, विदेश से भारत में आया और भारत में रहते हुए उसको 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, क्योंकि वो जो विदेशी व्यक्ति भारत के अंदर आया है ना, वो मान लो भारत में किसी चीज की ट्रेनिंग लेने के लिए आया हो, या भारत में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए आया हो, या किसी बीमारी का इलाज करने के लिए आया हो, या वो पूरे भारत को भैया घूमने के लिए आया हो, या वो पढ़ाई करने के लिए आया हो, इनमें से कोई भी चीज करने के लिए अगर वो आया है, तो मान लो उसे भारत में रहते हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। पहली शर्त तो लग गई, लेकिन क्या दूसरी शर्त भी लग रही है? क्या वो भारत में रहकर ही उत्पादन, उपभोग, निवेश, व्यय करना चाहता है? उसका भारत में सेटल होने का इरादा है क्या? नहीं। वो जैसे अपना प्रोजेक्ट पूरा होगा, इलाज या जैसे घूम लेगा भारत को, या ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने देश का ही है कि वो अपने देश के अंदर जाएगा और वहीं पर ये सारे जो गतिविधियां हैं वो करेगा। इसलिए मैं उस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं मानूंगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। दूसरी बात ये है, मान लो विदेश से कोई व्यक्ति भारत के अंदर आया और उसका पूरा है कि वो भारत में सेटल डाउन होना चाहता है, वो भारत में अब अपना उपभोग, उत्पादन, व्यय, निवेश करना चाहता है, उसकी पूरी आर्थिक जो रुचि है वो भारत में ही है रहने की, लेकिन अभी उसे भारत में रहते हुए 1 वर्ष का समय नहीं हुआ है, यानी पहली शर्त का पालन नहीं हुआ है, तो मैं उसे भारत का सामान्य नागरिक, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानूंगा। तो बात समझ में आ रही है कि हम भारत का नागरिक उसी व्यक्ति को मानते हैं। मैं मेरी बात करूं तो 1 साल से ज्यादा समय हो गया मुझे भारत में रहते हुए, मैंने घर भी यहीं लिया है, मैं निवेश भी यहीं कर रहा हूं, खाना पीना सब कुछ मेरा यहीं हो रहा है, तो मुझको नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे और मेरी जो भी आय होगी या मेरे द्वारा जो भी उत्पादित होगा उसका मूल्य जो है वो भारत की राष्ट्रीय आय के अंदर जोड़ा जाएगा। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि किसे हम नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे और किसे नहीं। अब जैसे मान लो विदेश के अंदर भारत की कोई एम्बेसी है, जैसे भारत का कोई राजदूत है जहां पर भारत के लोग काम कर रहे हैं, अब वो भारत में रहते हो 1 साल का समय तो हो गया है, लेकिन वो भारत से बाहर जाके जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी आर्थिक रुचि, जैसे अमेरिका के अंदर भारत की एम्बेसी अगर भारत का राजदूत है तो वहां पर जो भारत के लोग काम कर रहे हैं उनकी आर्थिक रुचि अमेरिका में रहने की, निवेश करने की, उपभोग करने की नहीं है, वो अपने काम के लिए भारत सरकार ने उनको अपॉइंट कर रखा है, उनका पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भारत का ही है, भारत में निवेश करना है, तो हम उसको भारत का नागरिक मानते हैं और उनकी आय को जो है हम जोड़ते हैं। ऐसे ही भारत के अंदर देखो, अगर भारत के अंदर कोई विदेशी राजदूत, तो फॉरेन एम्बेसी है, अगर उसमें जो विदेश के व्यक्ति काम कर रहे हैं तो है तो भारत की सीमा के अंदर वो कार्यालय जो है, लेकिन उसके लोगों का इंटरेस्ट अब भारत में थोड़ी है रहने का, उपभोग करने का, निवेश रखने का, वो अपने संबंधित देश में ही रहना चाहते हैं, वहीं निवेश करना चाहते हैं। इसलिए भारत की सीमा के अंदर होने के बावजूद भी जो विदेशी राजदूत हैं उनमें जो विदेशी व्यक्ति काम कर रहे हैं, हम उन्हें भारत का नहीं मानते हैं, चाहे उन्हें भारत में रहते हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया हो, लेकिन वो देखा जाए तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉरेन का है। और दूसरा बात, अभी मैं आपको थोड़ा टेरिटरी के बारे में भी जानकारी दूंगा, भारत की सीमा के बारे में भी मैं जानकारी दूंगा कि सीमाओं को किस प्रकार से देखा जाता है। तो ये कुछ हमें बात ध्यान रखनी है कि फॉरेन में जो भारत के राजदूत हैं, कार्यालय हैं, उनमें चाहे वो फॉरेन में ही क्यों ना हो, लेकिन भारत के जो लोग उनमें काम करते हैं वो भारत के माने जाते हैं, और जो उसमें विदेशी व्यक्ति काम कर रहे हैं वो विदेशी अपने देश से संबंधित माने जाते हैं। भारत के अंदर अगर कोई विदेशी संस्था है, अगर मान लो चाहे वर्ल्ड बैंक का कार्यालय हो, चाहे IMF का हो, चाहे कोई विदेशी राजदूत, अगर उसमें कोई विदेशी व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वो अपने ही देश के गिने जाएंगे, और उनमें जो भारत के नागरिक काम कर रहे हैं वो भारत के गिने जाएंगे। तो एक ये 2 शर्तें हमें जरूर देखनी होती है कि कम से कम उसे भारत में रहते हुए 1 वर्ष का समय हो गया हो, और दूसरा उसकी आर्थिक रुचि जो है वो भारत में ही रहने की होनी चाहिए। तो इससे संबंधित भी मैंने एक जो टेबल है वो दी है यहाँ पर, जिससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन यहाँ पर भारत का नागरिक हो सकता है और कौन नहीं। जैसे ये है कि भारत के सामान्य निवासी क्या होता है और भारत के गैर निवासी क्या होते हैं। तो भारत में स्थित देश को विदेशी जो दूतावास है में काम करने वाले जो भारत के नागरिक हैं, देखो तो भारत के अंदर चाहे वो विदेशी दूतावास हो, फॉरेन की एम्बेसी भारत के अंदर काम कर रही है, पर उसमें जो भारत के लोग काम कर रहे हैं
उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में ही रहने का है और भारत में ही रहते उन्हें 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, तो भारत के गिने जाएंगे। और विभिन्न देश जैसे कनाडा है, जापान में स्थित भारतीय दूतावास में काम करने वाले जो विदेशी व्यक्ति हैं, उनका भारत में कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, कोई आर्थिक रुचि नहीं है, तो वो भारत के नहीं अपने संबंधित देशों के गिने जाते हैं। जैसे भारत में मान लो कोई IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यालय है, में काम करने वाले जितने भी भारत के लोग हैं तो भारत के गिने जाएंगे। भारत में कोई विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यालय, उसमें भारत के जो लोग काम कर रहे हैं वो भारत के गिने जाएंगे। भारत में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रह रहे विदेशी नागरिक, तो भारत में ऐसे विदेशी नागरिक जिनको रहते हुए भारत में 1 वर्ष से अधिक हो गया हो, और दूसरा कि उनकी आर्थिक रुचि जो है वो भी क्या हो, भारत में रहने के लिए हो, उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी भारत में। ऐसे नहीं कि 1 वर्ष के लिए आए हैं और फिर चले जाए ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट या अपना कोई इलाज करवाने या पढ़ाई के लिए, नहीं, इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, भारत में रहना चाहते हैं। और शेष विश्व में भारत के राजदूत जितने भी हैं, पूरे विश्व में जितने भी भारत के राजदूत हैं, एम्बेसीज हैं, उनमें जो भारत के लोग काम कर रहे हैं वो भारत के गिने जाते हैं, क्योंकि वो भारत में 1 साल से ज़्यादा उनको रहते हुए हो गया है और भारत में उनका आर्थिक रुचि है। ये इसका अपोजिट हो जाएगा कि आज भारत में जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इनमें जो भी विदेशी लोग काम कर रहे हैं वो हमारे नहीं गिने जाते, वो खुद के देश के गिने जाते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक रुचि उनके खुद के देश की होती है। या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भारत में अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो एक व्यक्ति की 1 साल से तो वैसे ही कम होने पर हम उसे नॉर्मल रेजिडेंट सामान्य व्यक्ति मानते नहीं है। या भारत में शेष विश्व के जितने भी राजदूत हैं तो वो डेफिनेटली भारत के नहीं विदेश के गिने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन भारत का निवासी होगा या कौन सा गैर निवासी होगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अब राष्ट्रीय आय निकाल रहे हो भाई, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि किस व्यक्ति की आय मुझे जोड़नी है और किसकी आय नहीं जोड़नी है। आज अगर आपने ऐसे व्यक्ति की आय जोड़ ली जो भारत का सोचो है ही नहीं, तो आपकी राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं वो गलत आ सकते हैं भाई। तो अब अपन जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं बताना चाहता हूँ वो है सीमा की हम बात कर रहे हैं, भारतीय सीमा की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हम एक बात जरूर है कि हमें उसी चीज़ के उत्पाद का मूल्य भाई राष्ट्रीय आय में जोड़ना है जिसका उत्पादन भारत की सीमा में हुआ। तो भारत की सीमा से तात्पर्य क्या है देखो, तो वैसे देखो जब भी भारत की सीमा की अगर अपन बात करेंगे तो सामान्यतः तो अपन यही सोचेंगे कि वो भौगोलिक सीमा जिस पर भारत की राजनीतिक सीमा हो। अपन यही सोचेंगे कि यार भौगोलिक सीमा कौन सी है जहां पर भारत की राजनीति जहां तक काम कर रही हो। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जहां तक भैया उनकी पॉलिटिकल पावर चलती है कि एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर के बाद में पाकिस्तान है, बॉर्डर है, इसके बाद में चाइना है, तो जहां तक हमारी राजनीति चलती है भैया वही हमारी भौगोलिक सीमा हो गई। लेकिन जब हम राष्ट्रीय आय की हम बात करते हैं तो इसमें ये जो कंसेप्ट है राष्ट्रीय आय के अंदर, ये जो भौगोलिक सीमा की अपन बात करें, ज्योग्राफिकल टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा बदल जाता है यहाँ पर। और राष्ट्रीय आय में जो भौगोलिक सीमा होती है उसको राजनीतिक सीमा की जगह पर हम लेते हैं आर्थिक सीमा के द्वारा। वहां पर हम क्या देखते हैं, आर्थिक सीमा देखते हैं, वहां पर इकोनॉमिक टेरिटरी हम देखते हैं। तो आर्थिक सीमा क्या होती है, आर्थिक सीमा वो होती है जहां पर भारत की सरकार का प्रबंधन चलता हो, मतलब प्रबंधन चलता हो, बस वो भारत की सीमा के अंदर आएगी। और जहां पर सरकार का, गवर्नमेंट का मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है ना, तो वहां पर वो भारत की सीमा के अंदर शामिल नहीं होगा, ये परिभाषा चलती है। जैसे मान लो आज कहां पर कितना उत्पादन होगा या कौन लोग काम करेंगे या पूंजी निवेश कितना होगा, ये सारे निर्णय जो है वो मान लो सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, वो आर्थिक सीमा के अंदर आएगा। अब आप एक चीज सोच के देखो क्या कि विदेश है, अब विदेश के अंदर भारतीय दूतावास है, इंडियन एम्बेसीज है वहां पर, तो उन भारतीय जो दूतावास है, जो विदेश में जो इंडियन एम्बेसीज है, उनके अंदर क्या उत्पादन होगा, कौन लोग काम करेंगे या क्या निवेश, या ये सारा का सारा निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है। भारत की सरकार निर्णय लेगी क्योंकि वो भारत का दूतावास है, चाहे वो विदेशी भूमि पर ही क्यों ना हो, चाहे वो विदेशी भूमि पे ही क्यों ना हो, लेकिन है तो भारत का दूतावास जहां पर
भारत की सरकार की चलेगी, तो इसका मतलब ये जो इंडियन एम्बेसी है ये भारत की सीमा में काउंट हो गया, भारत की सीमा में गिनी जाएगी। तो ये आपको इकोनॉमिक टेरिटरी का कंसेप्ट ध्यान रखना है। जैसे मान लो आज भारत की भूमि की अपन बात करते हैं कि भारत की भूमि में कोई विदेशी दूतावास है। अब जैसे भारत में सोच लो अमेरिकी दूतावास है, तो उस अमेरिकी दूतावास के अंदर कौन व्यक्ति काम करेगा, क्या उत्पादन करना है, कितना निवेश होगा, ये निर्णय भारत सरकार नहीं लेगी है। ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? विदेशी सरकार के द्वारा लिया जाएगा ना। तो भारत की सरकार का थोड़ी प्रबंधन या मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर चलेगा। तो वो जो फॉरेन एम्बेसी है वो भारत की नहीं गिनी जाएगी, ध्यान रखना। तो उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो उनके देश में ही शामिल होगा, ना कि भारत की के देश की सीमा के अंदर उत्पादन हो रहा है हम उसे शामिल करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर भौगोलिक सीमा की जगह पर आर्थिक सीमा ली जाती है, जिसका कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा वाइडर होता है। आप यूं भी समझ सकते हैं कि आर्थिक सीमा वो होती है जहाँ पर उत्पाद हैं जैसे, या व्यक्ति है जो भी भारत के नागरिक है, ये जहाँ तक जा सकते हैं और पैसा कमा कर ला सकते हैं फ्रीली, जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट का रूल्स और रेगुलेशन चलता है, तो वो भारत की टेरिटरी के अंदर शामिल होगा। जैसे भारत का एयरक्राफ्ट एरोप्लेन है, वो मान लो अमेरिका तक जाता है और भारत की गवर्नमेंट उसे रेगुलेट करती है, वहाँ से वो भारत वापस आता है, तो वो जो एयरक्राफ्ट अब पैसा कमाएगा वो ध्यान रखना भारत की टेरिटरी के अंदर काउंट होगा और उसको जो है भारत की आय में शामिल किया जाएगा। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इकोनॉमिक टेरिटरी जो है, आर्थिक सीमा हमें लेकर चलनी है। अब ऐसे तो अमेरिका तक के भैया हमारा एरोप्लेन जा रहा है, तो ये मतलब थोड़ी है कि पूरा अमेरिका फिर भैया भारत की राजनीति चलती है, नहीं। कि यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं चलता है पॉलिटिकल का, यहाँ पर कंसेप्ट आर्थिक का चलता है कि भारत का कोई नागरिक है, जैसे मान लो वो फॉरेन में काम कर रहा है, जहाँ पर भारत का जो मैनेजमेंट है अगर चलता है, जैसे फॉरेन में जैसे भारत के जो दूतावास हैं या भारत का एयरक्राफ्ट है जहाँ तक जा सकता है, या जहाँ तक हमारे जहाज, पानी में भी आपको पता है एक टेरिटरी है कि ये भारत की पानी के अंदर इतनी सीमा, जहाँ तक हमारे जहाज जा सकते हैं और वहाँ से हम तेल का खनन कर सकते हैं, मछलियाँ पकड़ सकते हैं या किसी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं वहाँ से, तो वो भारत की सीमा के अंदर शामिल होगा। और फिर एक ऐसी सीमा आएगी कि जो क्रॉस करने पर आपका कोई भी भारत का रूल्स रेगुलेशन वहाँ पर काम नहीं करेंगे। ऐसा होता है ना, भारत के मछुआरों को पकड़ लेते हैं भैया श्रीलंका वाले कि ये टेररिस्ट है, ये घुसपैठ कर रहे थे फलाना, वो ऐसा क्योंकि जैसे ही उन्होंने सीमा क्रॉस की तो वहाँ पर फिर भारत का रूल्स रेगुलेशन नहीं चलते हैं, वहाँ पर दूसरे देश की जो है गवर्नमेंट या सरकार के नियम चलते हैं। तो जहाँ तक सरकार की अगर बात की जाए, जहाँ तक सरकार की कंट्रोलिंग है, जहाँ तक मुक्त तौर पर हमारे व्यक्ति काम करके पैसा कमा सकते हैं, जहाँ तक उत्पाद जा सकते हैं और जहाँ तक निवेश वगैरह फ्रीली किया जा सकता है, दूसरी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, भारत की सरकार का रोल होगा, तो वो भारत की आर्थिक सीमा में गिने जाते हैं। यही रीज़न होते हैं कि विदेशी राजदूत जो होते हैं उनमें जो भारत के जैसे विदेशी भारत के जो दूतावास विदेश में है, उनमें भारत के जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भारत का नागरिक इसलिए माना जाता है क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी में शामिल होते हैं, क्योंकि उन पे जो मैनेजमेंट है वो भारत का होता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि आर्थिक सीमा का कंसेप्ट जो है वो हमें लेकर चलना होता है। राष्ट्रीय आय के अंदर हम भौगोलिक सीमा का जो कंसेप्ट है वो लेकर नहीं चलते हैं। तो ये टेरिटरी का जो कंसेप्ट है ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं, देखो ये तीन तो बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है क्या, कि जैसे राष्ट्रीय आय की जब हम बात करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जितने भी एक वर्ष में उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन होता है, तो एक वर्ष जैसे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर आप लोग ध्यान रखना एक वित्तीय वर्ष जो है वो अपन लेके चलते हैं। हर साल जो हमारी राष्ट्रीय आय निकलती है, और आपको जो है वो वित्तीय वर्ष पता ही है कि भारत में एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो समय अवधि होती है, तो वो हमारा वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर होता है। और इसी हर एक साल की 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितनी भी उत्पादन गतिविधियां हुई, उत्पाद या सेवाओं से संबंधित, हमें उनका मूल्य लेना होता है 1 वर्ष के लिए। और ध्यान रखना 1 वर्ष एक समय अवधि होती है भाई। 1 वर्ष क्या है? 1 वर्ष है समय अवधि। अब याद रखना ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी गणना किसी समय अवधि में की जाती है वो हमेशा प्रवाह अवधारणा पर आधारित होती है।
तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या प्रश्न आ जाए हमारे पास कि भैया जो राष्ट्रीय आय है ये किस पर ये अवधारणा किस पर आधारित है, और वो हमें पहला ऑप्शन दे दे कि यार ये स्टॉक कंसेप्ट पर है, स्टॉक अवधारणा पर आधारित है, या दूसरा वो दे दे कि ये फ्लो कंसेप्ट यानी प्रवाह अवधारणा पर आधारित है, या वो आपको दे दे तीसरा ऑप्शन कि स्टॉक और फ्लो दोनों कंसेप्ट पर आधारित है, या दे दे नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो देखो स्टॉक अवधारणा क्या होती है, स्टॉक अवधारणा ध्यान रखना वो अवधारणा होती है जिसमें किसी भी चीज की गणना निश्चित समय बिंदु पर की जाती है, निश्चित समय बिंदु पर की जाती है, उसको अपन बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। और फ्लो प्रवाह अवधारणा की अगर बात की जाए तो इसमें हमेशा निश्चित समय अवधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वर्ष है तो समय अवधि है, लेकिन स्टॉक की बात की जाए तो वो फिर निश्चित समय बिंदु पर निकलता है। जैसे कि आप मुझसे पूछोगे कि मेरे पॉकेट में अभी कितने रुपए हैं, तो मैं अभी बताऊंगा मेरे पॉकेट में मान लो 100 रुपए हैं, तो समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बता रहा हूँ। आपके खाते में कितने रुपए हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम। अभी देखना टंकी में कितना पानी है, पॉइंट ऑफ टाइम। अभी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो ऑन द स्पॉट पॉइंट ऑफ टाइम में जिस चीज़ की कैलकुलेशन या गणना होती है ना, वो स्टॉक कंसेप्ट या स्टॉक अवधारणा पर आधारित होता है। राष्ट्रीय आय निकलती है एक वर्ष के लिए। जैसे आप बोलोगे सर आपकी पर मंथ सैलरी कितनी है, तो प्रति माह या पर मंथ एक समय अवधि हो जाता है। जहाँ समय अवधि आ जाए वो प्रवाह अवधारणा हो जाता है। इस साल कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, इस साल कितना पैसा खर्च कर रहा है, इस हफ्ते कितनी इनकम हुई, जहाँ समय अवधि आ जाए वो प्रवाह अवधारणा होती है। तो राष्ट्रीय आय में देखो हमेशा क्या आता है, एक वित्तीय वर्ष आता है, एक वर्ष एक पूरी समय अवधि होती है। तो राष्ट्रीय आय किस अवधारणा पर आधारित है, तो आपको क्या लगाना है, प्रवाह अवधारणा पर आधारित है। तो एक समय अवधि को लेकर भी आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं कि एक और कंसेप्ट जो है हमें समझना होगा वो ये कि जब भी हम लोग राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो इसके अंदर हम हमेशा अंतिम उत्पाद एवं सेवाओं का ही मौद्रिक मूल्य जो है वो जोड़ते हैं। अंतिम उत्पाद और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जोड़ना है हमें। ध्यान रखना, अगर राष्ट्रीय आय में आपको मध्यवर्ती उत्पाद अगर मिल जाए, कच्चा माल अगर मिल जाए, तो उनको हमें राष्ट्रीय आय के अंदर नहीं जोड़ना है। जैसे कि एक चीज़ है, देखो गेहूं है, अब भारत में गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन इसी गेहूं से क्या बनता है, आटा बनता है। इसी आटे से क्या बनता है यार, इसी आटे से बेकरी का सामान बनता है। अगर आप अंतिम उत्पाद का मूल्य नहीं जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा। जैसे मान लो गेहूं है जिसका मूल्य है 100 रुपए, अब आटा बन गया, उसका मूल्य हो गया गेहूं से आटा बनने पर 150 रुपए, और उससे बेकरी का सामान बना तो उसका मूल्य हो गया 300 रुपए। अब आप राष्ट्रीय आय में हर चीज जिसका उत्पादन हो उसका मूल्य जोड़ रहे हैं। तो आपने गेहूं का उत्पादन 100 रुपए जोड़ लिया, आपने आटे का देखा मूल्य 150 रुपए जोड़ लिया, बेकरी का मूल्य 300 रुपए जोड़ लिया, कुल मूल्य कितना जोड़ लिया आपने, 550 रुपए जो आपने जोड़ लिया कि ये हमने अंतिम हमने जो भी उत्पादन हुआ उनके मूल्य को जोड़ लिया, राष्ट्रीय आय में 550 रुपए जोड़ डाले हमने। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि जो आटा बना है वो बना तो गेहूं से ही है, और ये जो बेकरी का सामान बना है वो बना इसी आटे से ही है। तो आपको नहीं लगता अगर सारे मूल्य जोड़ रहे हो तो आप गेहूं की और आटे की दोहरी गणना, डबल काउंटिंग कर रहे हो, आप उनको दो बार ही जोड़ रहे हो। अगर आपने आटे का मूल्य जोड़ा तो आप ये तो देखो कि 100 रुपए का गेहूं उसमें शामिल है और गेहूं हम पहले से जोड़ चुके हैं भाई। तो इसमें एक तरीका तो क्या कर सकते हैं अपन, ये इस समस्या को हम कहते हैं दोहरी गणना की समस्या, जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इसको हम बोलते हैं दोहरी गणना की समस्या, और ये आपके एग्जाम में खूब प्रश्न आता है कि दोहरी गणना की समस्या क्या होती है। तो दोहरी गणना की समस्या आपके बोर्ड में है, देखो बोर्ड पर बिल्कुल सामने दे रखी है कि गेहूं का मूल्य भी जोड़ लिया, आटे का भी जोड़ लिया और बेकरी का भी जोड़ लिया। अब आटा बना तो गेहूं से था, तो गेहूं का मूल्य दो बार जुड़ गया ना, क्योंकि इसमें 100 रुपए गेहूं का भी तो ऐड है। फिर आपने बेकरी का सामान जोड़ लिया, तो बेकरी बनी सामान तो उसी आटे से है जिसमें वो 150 रुपए बेकरी का पहले आटे के पहले जोड़ चुके हो। यानी इसका मतलब आप डबल काउंटिंग दोहरी गणना कर रहे हो। तो इससे बचने का एक उपाय क्या है यार, सीधा आप दोहरी गणना से बचने के उपाय की अगर अपन बात करें
दोहरी गणना की समस्या से अगर बचने के उपाय अगर आपको करने हैं तो इसके दो उपाय होते हैं। एक तो होता है मूल्य संवर्धन विधि। क्या मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग करें? कैसे? आप ये देखो, पहले उत्पादन गेहूं का हुआ भैया, तो गेहूं का मूल्य कितना है? 100 रुपए है। 100 रुपए है गेहूं का मूल्य। अब गेहूं से जब आटा बनाया गया तो कितना मूल्य में वृद्धि हुई? 100 से 150 रुपए। 100 रुपए का गेहूं था, 150 रुपए का आटा, यानी मूल्य संवर्धन, मूल्य में वृद्धि कितने की हुई? 50 रुपए की। फिर उस आटे से बना बेकरी का सामान, तो आटा था 150 रुपए का, बेकरी का सामान है 300 का, तो मूल्य संवर्धन कितने का हुआ? 150 रुपए का हो गया। तो 150 और 150 कितने रुपए हो गए? 300 रुपए हो गए। तो ये 300 रुपए आप जो है वो राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे या सकल घरेलू उत्पादन में अपन जोड़ेंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधे अंतिम उत्पाद का मूल्य जोड़ो ना, जो हम परिभाषा में लिख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में हमेशा अंतिम उत्पाद और सेवाओं का मूल्य जोड़ो। आप सीधे बेकरी का आइटम की वैल्यू जोड़ो ना 300, उसमें गेहूं और आटा ऑलरेडी शामिल है। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कौन सा उत्पाद अंतिम होगा। मैं आपसे पूछूंगा अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो आप लोग मुझे क्या जवाब देंगे कि सर अंतिम उत्पाद वो होता है जो उपभोक्ता अब जो है वो क्रय करने के लिए तैयार है। अंतिम उत्पाद आप परिभाषा क्या देंगे कि वो उत्पाद है जिसको आप अंतिम उपभोग के लिए तैयार है, उपभोक्ता उसको खरीद करने के लिए तैयार है, उसका उपभोग कर सकता है, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है। तो मैं बोलूंगा अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, ओरियो का बिस्किट आता है वो अंतिम उत्पाद है या मध्यवर्ती उत्पाद है? अब ये तो एंड यूज पर डिपेंड करेगा। अब मैंने रिटेलर से बिस्किट खरीदा और मैंने उसको कंज्यूम कर लिया, मैंने खा लिया, तो अंतिम उत्पाद है। लेकिन एक दुकान वाला ओरियो शेक बनाता है अगर, तो वो पहले ओरियो का बिस्किट लेगा, फिर उससे शेक बनाएगा, फिर बेचेगा, तो उसके लिए तो वो मध्यवर्ती उत्पाद हो गया। अब दूध हम खरीद के डायरेक्ट पीते हैं तो हमारे लिए तो अंतिम उत्पाद है, पर मिठाई बनाने वाले के लिए वही दूध मध्यवर्ती उत्पाद है, उसको मिठाई बना के फिर बेचेगा। तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा उत्पाद मध्यवर्ती और कौन सा उत्पाद अंतिम उत्पाद है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ध्यान रखना। इस कारण से कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा उत्पाद अंतिम होगा। इतना आसान होता तो राष्ट्रीय आय बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। तो अगर आपको पता है अंतिम उत्पाद है तो आप डायरेक्ट मूल्य जोड़े, और अगर आप ये पता नहीं लगा सकते कि अंतिम उत्पाद कौन सा है और कौन सा मध्यवर्ती, तो सबसे सिंपल तरीका फिर मूल्य संवर्धन है कि आप देखो हर स्टेज में कितना मूल्य संवर्धन हो रहा है। कि गेहूं था 100 रुपए का, आटे में बदला 50 रुपए के वैल्यू बढ़ी, आटा 150 से 300 का, बेकरी के सामान में तो 150 रुपए का मूल्य बढ़ा, तो आप वैसे 300 ले लें, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट अंतिम उत्पाद का मूल्य ले लें 300। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो एक तो होता है मूल्य संवर्धन विधि, और दूसरा इसका उपचार क्या है कि अंतिम उत्पाद का मूल्य आप जोड़ लें। आप डायरेक्ट ही बेकरी के सामान का जो है मूल्य जोड़ लें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि जब भी आप राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो आपको केवल और केवल अंतिम उत्पाद और अंतिम सेवाओं का ही मूल्य जोड़ना है। मध्यवर्ती जो उत्पाद है, ध्यान रखना, उनका मूल्य राष्ट्रीय आय के अंदर आपको जोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो अब जैसे हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे थे, हम नेशनल इनकम की हम बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम हमने क्या लिखा? किसी भी देश के उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के समुचित उपयोग तथा लोगों को मिलने वाले आर्थिक कल्याण के विषय में पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आय या उसके उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। एक्चुअली भारत में क्या है कि भारत में जो आर्थिक कल्याण है उसकी गणना जो है वो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय से की जाती है। जैसे भारत में ऐसा माना जाता है कि कल्याण में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, तो भारत में जो कल्याण है, तो भारत में जो कल्याण का सूचक है ना, वो है प्रति व्यक्ति आय। ये भारत में कल्याण का सूचक है, प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय निकलती कैसे? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में हम जनसंख्या का भाग देके निकालते हैं भैया। ऐसा माना जाता है कि अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, इसका मतलब उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन ज्यादा हुआ होगा। उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन ज्यादा हुआ है तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिला होगा। लोगों को रोजगार ज्यादा मिला है तो उनकी आय बढ़ी होगी, और लोगों की आय बढ़ी होगी तो उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ होगा, कल्याण में वृद्धि होगी। तो जानेगा भारत के अंदर कल्याण का जो सूचक होता है वो प्रति व्यक्ति आय होती है। तो इसलिए राष्ट्रीय आय एक महत्वपूर्ण सूचकांक का काम करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में देखो, एक वर्ष के दौरान, तो मैं आपको यही बता रहा था, एक वर्ष एक हमेशा समय अवधि ली जाती है। इसके अंदर एक वर्ष लेंगे, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा वित्तीय वर्ष होता है वो हम लेते हैं। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, देखो आ रहा है ना, अंतिम वस्तुएं हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अंतिम नहीं लिया अगर आपने तो दोहरी गणना की समस्या हो सकती है।
का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो उससे अपन राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। वास्तव में राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु तथा सेवाओं के प्रभाव की माप है। तो यहां पर हमने लिखा है कि इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। तो अब मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताऊंगा जिसको हम पढ़ेंगे। जीडीपी होता है एक तो सकल घरेलू उत्पाद, और एक हम देखेंगे जीएनपी जो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्योंकि हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं तो एक होता है घरेलू और एक होता है राष्ट्रीय, इस पर हम बात करेंगे। तो मैं बताऊंगा कि ये विदेशों से अर्जित या शुद्ध आय का मतलब क्या है। तो हम इस पर बात करते हैं। देखो कुछ कंसेप्ट पर हम बात करते हैं अभी। तो हम देखने वाले हैं, देखो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हम देखने वाले हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणा पर हम बात करते हैं। तो देखो इसमें एक कंसेप्ट है जीडीपी, जिसको हम बोल रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी की हम बात कर रहे हैं। और एक कंसेप्ट अपन ले रहे हैं जीएनपी, जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और जो हम राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम जो हम निकालते हैं ना, मैं भी से बता देता हूं, वो हमेशा एनएनपीएफसी होती है। एनएनपीएफसी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर। यानी राष्ट्रीय आय के लिए हमें नेट नेशनल वाला कंसेप्ट पकड़ना पड़ेगा। तो हमें जीएनपी पर बात करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पर ग्रॉस नेशनल आ रहा है और यहां पर जीडीपी की हम बात करें। तो देखो जीडीपी और जीएनपी में सबसे पहले क्या चीज कॉमन है और क्या चीज अनकॉमन है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो जीडीपी की अगर बात की जाए तो इसमें भी हम एक वित्तीय वर्ष ही लेंगे कि एक ही वित्तीय वर्ष के अंदर हमें जो उत्पादन होना है वो लेना है। और जीएनपी में भी हम एक वित्तीय वर्ष ही लेंगे कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो उत्पादन होगा। क्या चीज कॉमन है? दूसरी जो पॉइंट है, जो दूसरा जो इनमें दोनों में समान है, वो हमें क्या लेना है? अंतिम उत्पाद और सेवाएं। अंतिम उत्पाद एवं सेवाओं का मूल्य। और जीएनपी में भी ये होता है, हम क्या लेते हैं? अंतिम उत्पाद एवं सेवाओं का मूल्य लेते हैं। पर तीसरा जो इसमें मुख्य अंतर है कि जब अपन जीडीपी निकालते हैं, जब हम लोग सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं, तो इसके अंदर जो भारत की सीमा है, भारत की सीमा है, उसमें चाहे भारतीय नागरिक हो और चाहे गैर नागरिक हो, चाहे भारत का नागरिक हो, चाहे नॉर्मल एजेंट भारत का व्यक्ति हो, चाहे भारत का व्यक्ति नहीं हो, चाहे विदेशी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर भारत की सीमा में ही अगर उसका उत्पादन किया जा रहा है तो उनसे द्वारा उत्पादित माल के मूल्य को जीडीपी में जोड़ा जाता है। पर मुख्य बात क्या है कि उत्पादन जो है वो भारत की सीमा के अंदर हुआ हो, भारत की टेरिटरी के अंदर ही हुआ हो। जो हमने सीमा की परिभाषा दी कि भारत की सीमा के अंदर ही उत्पादन होना चाहिए और नागरिक से हमें कोई मतलब नहीं है, फिर चाहे वो भारत का नागरिक हो और चाहे भारत का नागरिक नहीं हो। जैसे भारत की सीमा के अंदर कोई विदेशी अगर टेरिटरी है, जैसे मान लो फॉरेन एम्बेसी, अगर विदेशी अपन बात कर रहे हैं, टेरिटरी फॉरेन दूतावास जो है भारत के अंदर है, उसमें अब विदेशी व्यक्ति भी काम कर रहे हैं अगर, तो आज भारत की सीमा या जोग्राफिकल टेरिटरी की हम बात करें तो कोई विदेशी व्यक्ति वो भारत के अंदर आया, अब उसको मान लो 6 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं और वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा क्योंकि अभी तक उसको 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है। तो भी अगर उसने 6 महीने में भारत की सीमा में, जैसे भारत की टेरिटरी में आके उत्पाद और सेवाओं का अगर उत्पादन किया है तो वो उसको हम जीडीपी के अंदर जोड़ेंगे, जबकि वो भारत का नागरिक नहीं था। या मान लो आज कोई बंदा भारत के अंदर आया और वो यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसके कारण से भारत को कोई आय हो रही है, लेकिन उसका भारत में कोई रहने का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है नहीं, वो तो अपने देश में जाकर रहेगा, यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है नहीं, वो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन भारत की सीमा में उत्पादन कर रहा है ना वो, तो उसकी आय को हम जीडीपी के अंदर जोड़ेंगे। तो घरेलू आय में सबसे मुख्य चीज क्या है? भारत की सीमा के अंदर उत्पादन होना चाहिए, चाहे फिर वो भारत के नागरिक के द्वारा किया जाए
या भारत के गैर नागरिक के द्वारा किया जाए। लेकिन जब हम लोग जीएनपी की बात करते हैं, ध्यान रखना, जब हम राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो इसमें अंतर यह आता है कि पहली बात, नागरिक भारतीय ही होना चाहिए। भारतीय का मतलब नॉर्मल रेजिडेंट ही होना चाहिए। उसको नॉर्मल रेजिडेंट की परिभाषा मैंने आपको बताई दी है कि जिसको 1 साल भारत में रहते हुए हो जाना चाहिए और भारत का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब भारत में रहने का ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये उसकी मुख्य शर्त है। अब जैसे भारत में कोई व्यक्ति आया और उसने भारत की सीमा में उत्पादन किया, लेकिन उसको भारत में रहते हुए भी 1 वर्ष का समय नहीं हुआ है, तो वो भारत का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, तो हम उसको ध्यान रखना जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे। अब तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जो लोग भारत के कहलाते हैं, जिनको 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और जो भारत में ही अपना आर्थिक रुचि रखते हैं, तो उनकी आय को तो हम ठीक है जीडीपी में भी जोड़ेंगे और जीएनपी में भी जोड़ेंगे। पर मान लो ऐसे व्यक्ति जिनको भारत में रहते हुए 1 साल का समय नहीं हुआ हो या जिनकी भारत में कोई आर्थिक रुचि नहीं हो, तो वो तो भारत के गैर निवासी या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो वो नॉन रेजिडेंट इंडिया जो भारत के व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो भारत की सीमा में अगर उत्पादन कर रहे हैं, तो जीडीपी में ऐड हो जाएगा उनका किया गया उत्पादन। तो जीडीपी में आप 2 चीज़ ध्यान रखें, क्या कि उत्पादन भारत की सीमा में होना चाहिए बस। फिर चाहे वो भारतीय हो चाहे फिर वो गैर भारतीय हो, हमें इससे मतलब नहीं है, उसके उत्पादित मूल्य को जीडीपी में जोड़ा जाएगा। जीएनपी में खास बात क्या है कि ये मायने नहीं रखता कि भारत की टेरिटरी में बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, परंतु बंदा भारत का होना चाहिए। जैसे अब फॉरेन के अंदर, विदेश के अंदर अगर कोई फॉरेन एम्बेसी है और उसके अंदर अगर भारत का कोई बंदा काम कर रहा है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भारत में ही रहने का है और वो भारत की कैसे 1 साल उसको समय हो चुका है रहते हुए भारत के अंदर, तो अब वो भारत का बंदा है, वो चाहे फॉरेन के अंदर ही काम क्यों नहीं कर रहा हो, पर उसको हम भारत की आय में या इनकम में जो है वो उसको हम जोड़ लेंगे। या मान लो अगर आपने भारत से कोई उत्पाद निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया, मान लो फॉरेन, अब विदेश गया है तो वहाँ तक आपकी सीमा थोड़ी आती है, लेकिन अगर वहाँ से हमें कोई आय मिल रही है, हमारे लोगों के द्वारा पैसा कमा कर लाया जा रहा है, तो उसको हम भारत के अंदर जोड़ लेंगे। तो जीएनपी के अंदर खास बात क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद के अंदर ये मायने नहीं रखता है कि उत्पादन भारत की सीमा में हो रहा है या भारत की सीमा के बाहर हो रहा है, टेरिटरी मायने नहीं रखती। जीएनपी में मायने ये रखता है कि नागरिक जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसकी परिभाषा मैंने आपको बताई है। तो जीडीपी और जीएनपी में ये मुख्य अंतर आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। इसलिए जब अपन राष्ट्रीय आय की परिभाषा पढ़ रहे थे तो वहां पर लिखा होता ना विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय से मतलब यही है कि हमारे भारत के लोग विदेशों से जो पैसा कमा कर लाते हैं ना, उनको हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय के अंदर यह मायने नहीं रखता है कि भारत की सीमा में आप कमा रहे हो या उत्पादन कर रहे हो, विदेश की सीमा में कमा रहे उत्पादन कर रहे हो। राष्ट्रीय आय में यह मायने रखता है कि बस नागरिक भारत का होना चाहिए। पर जब आप जीडीपी निकालते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हो, तो यहां पर क्या होता है कि यह मायने रखता है कि भारत की सीमा में व्यक्ति उत्पादन करे या आय कमाए। यह मायने नहीं रखता है कि वो भारत का व्यक्ति है या भारत का गैर निवासी है। तो मैं इससे संबंधित आपको स्लाइड में एक डिफरेंस भी अभी दिखा दूंगा, लेकिन पहले जैसे इसकी जीडीपी की डेफिनेशन अपने पास कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में, देखो, वो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, जो एक सबसे बेसिक परिभाषा है। इसमें देश की सीमा के बाहर की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता। तो मैं यही बात आपको समझा रहा हूं कि भारत की सीमा के बाहर अगर किसी चीज का भी उत्पादन हुआ तो उस आर्थिक गतिविधि को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, वो भारत की सीमा में ही उसका उत्पादन होना चाहिए। हालांकि वो आर्थिक सीमा अपन लेते, जो भारत की आर्थिक सीमा है उसके अंदर ही होना चाहिए। और भारत में एक वित्तीय वर्ष, जैसे 1 अप्रैल 31 मार्च में बता चुका हूं कि एक वित्तीय वर्ष होता है भारत का 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसका आकलन राष्ट्रीय अथवा निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी व्यापार शेष के योगफल द्वारा भी किया जा सकता है। ये खैर अपन जब मैं आप लोगों को व्यय विधि पढ़ाऊंगा तब हम देखेंगे कि इन सब के द्वारा भी जीडीपी की गणना जो है वो की जा सकती है। एग्जाम आया हुआ इसलिए हमने बात लिखी है, तो ये हम बात करेंगे। खैर जब आगे चलकर आपके साथ इसके बारे में बात करूंगा तो हम ये चीज भी देखेंगे।
तो जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन किसी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट को बताता। हम कहते हैं ना भारत की आर्थिक वृद्धि इतनी है, तो कैसे निकालते हैं? तो हम वही भारत की सीमा के अंदर जितने भी भारत के नागरिकों या गैर भारतीय नागरिक के द्वारा जितने भी अंतिम उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन हुआ, हम उनका मौद्रिक मूल्य निकालते हैं। हमने देखा पिछले साल था मान लो 100 करोड़, इस बार था मान लो 105 करोड़, तो 5% की हमारी आर्थिक वृद्धि चल रही है। इस प्रकार से हम जो है गणना करते हैं किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की। और एक परिमाणात्मक दृष्टिकोण है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, क्योंकि इससे अपन गणितीय तौर पर देखा जाए गणितीय रूप में जीडीपी की गणना कर सकते हैं, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव अप्रोच या मात्रात्मक या परिमाणात्मक कहा जाता है, क्योंकि इससे आप निकाल सकते हो कि भारत की इकोनॉमी जो है भैया 5 ट्रिलियन है या 3 ट्रिलियन है, इतने करोड़ और डॉलर या इतने अरबों डॉलर है, तो वो इसलिए इसको मात्रात्मक जो है गणना कहा जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? आपकी देश की आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलता है कि आपका देश कितना उत्पादन करने में सक्षम है, परंतु इसे देश के अंदर उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नहीं चलेगा। तो क्वालिटी का तुम्हें पता नहीं चलेगा, हम बस इनका मौद्रिक मूल्य ही निकालते हैं, गुणवत्ता की गणना इसमें नहीं की जा सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ओर से जो सदस्य देश है, जो भी उनके मेंबर है ना, उनका तुलनात्मक विश्लेषण जो है उनका कि किसकी ग्रोथ रेट ज्यादा, अमेरिका ज्यादा विकास कर रहा है, चाइना है, भारत, इनकी गणना जो है विकास दर की तौर पे तुलना जो है वो जीडीपी के द्वारा ही ध्यान रखना की जाती है।